अगर मैं आज का ऋषि 3-4 साल पहले के ऋषि को बोलता कि तू यू आर गोइंग टू गेट दिस मच रैंक इन गेट, मैं थप्पड़ मार देता अपने आप को। यार ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं ला ही नहीं सकता। कॉन्टेक्ट में कुछ लोग थे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वैसे उन्होंने बोला कि गेट का फॉर्म भरा है तो एटलीस्ट दे तो गेट। तो मैंने बोला ठीक है दे देंगे, बट ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट अटैम्प्ट से कम रैंक आना चाहिए। एटलीस्ट लास्ट अटैम्प्ट से तो ज़्यादा रैंक आना चाहिए, ऐसे थोड़ा इज्जत का सवाल है। क्योंकि जो मतलब लोग देखते हैं 23 का अटैम्प्ट की एक रात में पढ़ के, बट उसके पीछे जो 2 साल का प्रिपरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कि उसमें मतलब काउंटलेस मैंने टेस्ट लगाई है, काउंटलेस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड काउंटलेस टाइम रिवाइज किया है सब चीज़ें। तो उस पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में हार्डली देयर वाज 4 to 5 days कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा होगा। एग्जैक्टली। बाकी सारे दिन में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। आपको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने सही से प्रिपरेशन किया तो आपका रैंक आपका नहीं आएगा तो और किसका आएगा। मेरे सिली मिस्टेक्स में बहुत कम मार्क्स गए हैं। एग्जैक्टली। बहुत कम। और द ओनली रीज़न इज, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छा रैंक, बहुत ही अच्छी IITs मिल रही है तो ही आपका फ्यूचर ब्राइट है। इट्स ऑल अबाउट यू कि तुम्हारी कैपेबिलिटी कैसी है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आप कहीं पे भी जाके कुछ ना कुछ बड़ा उखाड़ लो। और शॉर्ट नोट्स तो मेरी बहुत ही बार रिवाइज हो चुकी है। बाहर एक गेस मारे कितने बार हो गया होगा? सारे सब कुछ सब्जेक्ट थी तो काफ़ी ज़्यादा, बट अराउंड। जो भी ऐसे कुछ फाइनल टिप्स जो लगता है पूरी जर्नी से, शायद एक ही हो या 2 ही हो, या ऐसी कोई क्वालिटीज़ जो लगता है कि यार ये गेट एस्पिरेंट में ज़रूर होनी चाहिए, वो क्या होंगी? तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएँ, क्या नहीं लिखा जाए उसमें, उसके बारे में गाइड। यूजुअली लोग जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कैसे बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऋषि फॉर सच अ ग्रेट रैंक इन गेट 2023 मैकेनिकल। थैंक यू सर। अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में और गेट के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला, वो सबसे पहले स्टूडेंट्स को शेयर करो। मैं अहमदाबाद से हूँ एंड मैंने LJ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से अपना बीटेक किया है, जो एक प्राइवेट कॉलेज है अहमदाबाद में। तो मैंने बीटेक से पहले डिप्लोमा किया था 2015 to 18। सो ड्यूरिंग डिप्लोमा टू डिग्री जो मुझे टाइम मिला था उस टाइम पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर की कि डिग्री के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके एक्चुअली ऐसा था कि डिप्लोमा बेसिस पे भी मुझे जॉब मिली थी, तो क्या करना है डिग्री में जाना और आगे क्या करना, तो मैंने सब चीज़ें एक्सप्लोर की। तो मुझे पता चला सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। गेट है, इसरो है, DRDO है, BRC है, EAC है, वो सब चीज़ों के बारे में। तो मेरा प्राइमरी गोल बन चुका था उस टाइम पे कि मुझे साइंटिस्ट बनना है और मुझे रिसर्च बेस्ड जॉब में जाना है। पहले से डिप्लोमा टाइम से ही मुझे मैकेनिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, तो मुझे ऐसा हो गया था कि इसी में आगे जाना है और आगे कुछ करना है, इधर मास्टर करना है या फिर ऐसे रिसर्च बेस्ड जॉब में जाना है। तो मैंने देखा कि जो भी एग्ज़ाम्स है मार्केट में, इसरो है, DRDO है या BRC है, तो सबको क्रैक करने के लिए आपको जो प्रिपरेशन लगती है वो गेट से हो जाएगी। तो सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न एंड सिमिलर सिलेबस रहता है, तो गेट के लिए प्रिपरेशन करना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो फिर मैंने 4th सेमेस्टर में ही गेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी अलॉन्ग विथ माय कॉलेज एंड मैंने फाइनल ईयर में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था गेट में। स्टार्ट हुई प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर से। यस सर। वो प्रिपरेशन आगे चलते चलते फाइनल ईयर में गेट देने के लिए फिर फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। उस टाइम शायद 3rd ईयर में नहीं था attempt। तो वो अटेम्प्ट कैसा रहा और वो प्रिपरेशन में क्या चैलेंजेस आए, कैसे उनको ओवरकम किया? सो मैंने जो फाइनल ईयर में अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा रैंक आया था 181 रैंक एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कॉलेज के टाइप पे जो प्रिपरेशन होती है तो उसमें कॉलेज और साथ में प्रिपरेशन साथ में मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट समहाउ आई मैनेज बोथ द थिंग्स। कि मैंने जैसे काफ़ी सारी चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ कर लिया था, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता था कॉलेज के टाइम पे। एंड सेकेंड थिंग ये थी कि मैंने जल्दी शुरू कर लिया था 4th सेमेस्टर में, तो उसके कारण मुझे उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई जितनी बाकी लोगों को आती है। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप जल्दी शुरू कर लोगे, जैसे मतलब आप अभी कोई भी सेमेस्टर में हो, अगर आपने सोचा है कि आपको गेट लिखना है तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर लो तो बेटर रहेगा जितना जल्दी शुरू करो। लाइक लोग बोलते हैं कि मेरे टाइम पे मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला था कि सेकेंड ईयर इज़ वेरी अर्ली फॉर स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन, बट आई वाज लाइक कि यार क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अभी इवेंचुअली आई वाज स्टडिंग द सब्जेक्ट्स विच आर गोइंग टू इन सेमेस्टर यार। तो जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो मैं जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होते हैं उसी को साथ साथ में करता था और साथ साथ में मैं गेट का फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। एंड एक और एडवांटेज मुझे मिला लॉकडाउन का, तो 2020 के स्टार्टिंग से लॉकडाउन लग चुका था, तो ऐसे ऑनलाइन सेमेस्टर में उतना ज़्यादा लोड नहीं होता है। कुछ था ही नहीं, इनफैक्ट जो मैंने सुना है कि बस न्यू टैब ओपन कर लो आप और अब खत्म यार कुछ नहीं है। तो उसके कारण काफ़ी एक बेनिफिट रहा था। बट मैंने जब शुरू की थी प्रिपरेशन 2019 के जनवरी से, तो मैंने ऐसे ही प्लान किया था पूरा 2 साल का प्रिपरेशन कि भाई जो क्लासेस रहते हैं कॉलेज के
उसी के साथ में मेरे को मैनेज करना है, तो उसी हिसाब से मैंने सब चीज़ें प्लान करके रखी थी कि इसके टाइम यहाँ यहाँ तक इतना सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑनलाइन में जब मुझे एक ज़्यादा टाइम मिला तो फिर मैंने उस टाइम पे अपने आप को ज़्यादा ओवरडोज नहीं किया, फिर थोड़ा रिलैक्स अपने आप को रखा, क्योंकि ऐसा था कि अगर आप लंबी ड्यूरेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बने रहना है। ऐसा है कि फिर आप अपने आप को अगर ओवरडोज कर लोगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो कंसिस्टेंसी काफ़ी रखनी पड़ती है। सही। जैसे कंसिस्टेंसी की बात करूँ मैं, तो मैंने आई स्टिल रिमेंबर कि स्टार्ट किया था जनवरी सेकेंड या थर्ड वीक से 2019, एंड 14 फरवरी 2021 के मेरा गेट था। तो उस पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में हार्डली देर वॉज 4 to 5 डेज कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा होगा। एग्जैक्टली। बाकी सारे दिन में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है, कम या ज़्यादा, 1 आवर 2 आवर या इवन 8 to 10 आवर्स, चाहे कॉलेज का पढ़ा हो चाहे गेट का पढ़ा हो। इवेंचुअली कॉलेज का पढ़ा हुआ भी गेट में काम ही आता है। तो कुछ ना कुछ तो मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ता था। तो मैं एक कंसिस्टेंसी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई वो है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट और भी चैलेंजेस की बात करें तो मेन चैलेंजेस स्टार्टिंग में तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए थे। वैसे ज़्यादा चैलेंजेस आए थ्रू आउट द प्रिपरेशन, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए थे। बट लास्ट में थोड़े चैलेंजेस ऐसे थे कि जैसे मैंने सोचा था कि मेरा फाइनल जो 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो शायद ऑनलाइन हो जाएगा या फिर गेट के बाद हो जाएगा। हाँ, तो उस हिसाब से मैंने पूरा रिवीजन प्लान बनाया कि यार जनवरी में मैं रिवाइज करूँगा पूरा सिलेबस, एंड फेब में एग्ज़ाम है। तो जनवरी के स्टार्टिंग तक तो कुछ अपडेट आई नहीं थी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई आपका एग्ज़ाम हो गया नहीं होगा। तो सब ऐसे ही थे कि भाई फेब के बाद ही होगा एग्ज़ाम। बट ऑल ऑफ सडन कुछ 7 या 8 जैन को आया अपडेट की भाई 18 जैन से आपकी फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है, दैट टू ऑफलाइन। अब पूरे सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी का कुछ ज़्यादा पढ़ा होता नहीं है, और उस सेमेस्टर में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी कोर्सेज भी थे मेरे यूनिवर्सिटी में। तो फिर अब ऐसा था कि पूरा उसको भी पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे भी पास तो होना है एटलीस्ट। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर वहाँ पे लटक गए तो बहुत आगे जो भी पीएसयू से जहाँ जाना है मिनिमम। यस, तो फिर गेट को थोड़ा साइड में रखना पड़ा और वहाँ पे थोड़ा करना पड़ा। बट फिर भी मैं उसके साथ साथ में थोड़ा ऐसा था कि गेट से टच नहीं लूज कर रहा था, मतलब थोड़ा बहुत बीच बीच में देख लेता था। कुछ ना कुछ रिवाइज ही करते हैं एटलीस्ट। या क्योंकि एग्जाम टाइम पे मैं समझता हूँ कि जैसे मिड सेम आते हैं फिर एंड सेम आते हैं, उस टाइम पे ना केवल एग्जाम ड्यूरेशन बट उससे पहले और उसके बाद दोनों टाइम जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है वो थोड़ा ट्रैक लूज कर देता है। यस, कि एग्जाम आने वाले हैं, उस डिस्ट्रैक्शन शुरू, मतलब मैं एग्जाम को डिस्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ, और उसके बाद फिर लगेगा कि अरे चलो अब चिल मारते हैं, इतनी मेहनत की है। Yeah. तो मेरे हिसाब से 1 महीने के आसपास का टाइम उसमें 3 वीक्स 4 वीक्स वेस्ट कर देते हैं। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को करना चाहिए जब कॉलेज एग्जाम्स आ रहे हैं, क्योंकि हर 3-4 महीने में एंड सेम मिड सेम चलता रहता है। उस स्टूडेंट्स को कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आ रही है, चाहे फाइनल एग्ज़ाम भी हो आपकी यूनिवर्सिटी की। अब आपका ऐसा है कि सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी के सीजीपीए ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं कहीं पे भी, राइट। तो एक मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है कि भाई इससे अबव रखना है 7 या 7.5 इज़ अ वेरी गुड इनफ सीजीपीए। तो ज़्यादा सीजीपीए पे फोकस नहीं करना है, और आपने टारगेट सेट कर लिया कि आपको गेट देना ही है, तो फिर गेट पे ही फोकस करें। अब ऐसा है कि जब भी आपकी एग्ज़ाम आती है तो पूरा एग्ज़ाम से बहुत टाइम पहले आप एग्ज़ाम का पढ़ने बैठ जाते हैं। तो उस उतना मतलब ऐसा आपको आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा कि आपको कितना सफिशिएंटली, कितना मिनिमम पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए। फिर बाकी का टाइम आप गेट में दे दें, और एग्ज़ाम के बीच में भी साथ साथ में एग्ज़ाम में गेट के रिलेवेंट चीज़ें रिवाइज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक के साथ ज़्यादातर सब्जेक्ट्स तो अपने गेट के रिलेवेंट ही रहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड लॉट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स आर मेनली डायरेक्टली कमिंग इन गेट। जैसे मैंने गेट के लिए शॉर्ट नोट्स बनाई या वो फुल नोट्स बनाई, तो मैं कॉलेज के एग्जाम में भी वो चीज़ें रिवाइज करता था, ताकि इवेंचुअली दैट विल गोइंग टू हेल्प मी इन गेट एग्जामिनेशन। अब ऐसा है कि एग्ज़ाम्स वगैरह तो अब कुछ कॉलेज में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। मेरे कॉलेज में भी ऐसा था कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह रहती थी, कि सेमेस्टर में 2-2 मिड सेमेस्टर रहते थे, एंड इवन आफ्टर दैट वीकली टेस्ट। 2 मिड सेम होते थे। यस, एक सेमेस्टर में 2 मिड सेमेस्टर रहते थे, एंड आफ्टर इन एडिशन टू दैट कॉलेज लग रहा है मिड की डेफिनेशन भूल गया। या एग्जैक्टली वीकली टेस्ट रहते थे हर वीक में। सैटरडे 3 सब्जेक्ट की वीकली टेस्ट रहती थी एक लेक्चर में। तो मतलब एग्जाम वगैरह बहुत ही लेते रहते थे, बट वैसा था कि मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता था, क्योंकि इवेंचुअली पता था कि यार गेट का पढ़ रहे हैं तो वो निकल जाएगा जैसे, और कितना भी सीजी पे वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं ज़्यादा गेट पे फोकस करता था, और कितना भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन हो बीच बीच में मैं गेट का टच लूज नहीं करता था। थे बिल्कुल ज़रूरी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी एग्जाम तो है ही, उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ चलती ही रहती हैं। इवेंटफुल एक माहौल है कॉलेज, है ना।
तो वहाँ पे आपको बहुत से मौके हर हफ्ते मिलेंगे जहाँ पे आपको कोई एक दूसरी चीज़ दिखेगी जहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। यस। अगर आपका माइंड में गोल क्लियर रहेगा तो चाहे एग्जाम हो कुछ भी हो, एटलीस्ट आप रिवीजन का टाइम तो निकालोगे, क्योंकि गेट में अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप धीरे 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 नीचे जा रहे हो उसमें, तो सेम लेवल पे नहीं बने रहोगे। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। न्यूमेरिकल्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट की प्रिपरेशन का, गेट के एग्ज़ाम का भी। यस। तो वो कैसे इंश्योर किया कि उसमें धीरे धीरे इम्प्रूव हो, और डेफिनेटली उसमें कुछ चैलेंजेस आए होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मे बी टेस्ट वगैरह में शुरुआत में शायद उतने मार्क्स नहीं आते होंगे, तो कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया टू अचीव अ गुड रैंक? तो मेनली तो ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स में अपन काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। मेन रीज़न मैं मानता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि अगर आप कॉन्सेप्ट सही से नहीं बनाओगे तो आप काफ़ी मिस्टेक्स करोगे पहला। तो जब आप स्टडी कर रहे हो, कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी या कोचिंग से, तो आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही फोकस करें कॉन्सेप्ट्स पे सबसे पहले। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी आगे जाके। फिर आफ्टर दैट मैं जब प्रैक्टिस करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाता था, तो कहीं पे काफ़ी जगह पे मैं मिस्टेक्स करता था, काफ़ी जगह पे मैं काफ़ी नई चीज़ें सीखता था, काफ़ी जगह पे मैं मेरे कॉन्सेप्ट्स को ऐसा होता था कि मैंने जो समझा है वो गलत था, यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मैं फिर अपने नोट्स में नोट डाउन करता था। और सारी चीज़ें मैंने इवन मेरे काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चन ओरिएंटेड भी ऐसे में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ओरिएंटेड भी चीज़ें नोट की है अपने फुल नोट्स में एज वेल एज शॉर्ट नोट्स में। तो फिर जब शॉर्ट नोट्स में भी मैंने लिखा, तो जब शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज करते हो तब भी आपको वो सारी चीज़ें दिख जाती है। तो वैसे फिर एक और चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो मिस्टेक्स है वो काफ़ी कम हो जाएंगी। तो एक प्रैक्टिस मतलब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा लगा सकते हो उतने लगाना चाहिए। ऐसे कोई मिनिमम ऐसा नहीं है कि क्या क्या लगाना चाहिए, कितना लोग पूछते हैं कि ये लगाना, मतलब जो जो अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, सब लगा लो तुम। बिल्कुल। गेट के प्रीवियस मैंने ज़्यादा पीएससी वगैरह के प्रीवियस नहीं लगाए थे, बट गेट के प्रीवियस लगाए थे और टेस्ट सीरीज भी काफ़ी दी थी। तो आपके पास टाइम है और रिसोर्सेज है तो लगा लो, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आप उतने ही मिस्टेक्स कम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो नोट्स की बात करें, यस। फुल नोट्स या लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स, जैसे दो नोट्स प्रिपेयर किए जैसे, उसमें लॉन्ग नोट्स में ऑब्वियसली सारी चीज़ें लिखी हुई है, सब कुछ जितना डिटेल में हो सकता है ह्यूमनली पॉसिबल है वो लिख दिया है। लेकिन जो चैलेंज स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है शॉर्ट नोट्स के को लेके। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएं, क्या नहीं लिखा जाए उसमें, उसके बारे में गाइड। यूजुअली लोग जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कैसे बनाते हैं, क्लास अटेंड किया, जो लॉन्ग नोट जो क्लास में पढ़ा रहे उसको पूरा छापा, उससे नोट लॉन्ग नोट्स, उसमें से जो फॉर्मूला है उसको छापा, उससे शॉर्ट नोट्स। लोग यूजुअली ऐसे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, लॉन्ग नोट्स का तो आप ऐसा है कि जो जो समझ रहे हो साथ साथ में लिख रहे हो, दैट इज़ ओके। बट फिर शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि आप उसमें से केवल फॉर्मूलाज देख के शॉर्ट नोट्स में उठा लो। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले, मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स काफ़ी बाद में बनाए थे, उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर वगैरह सॉल्व किए थे और भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड टेस्ट वगैरह दी थी। तो मुझे जो आइडिया आया था कि यार कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से मैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से फिर मैंने पूरी अपनी शॉर्ट नोट्स बनाई थी। तो और शॉर्ट नोट्स में मैंने केवल फार्मूला कॉपी नहीं किए थे, कॉन्सेप्ट्स भी छोटे छोटे वे में लिखे थे भी। काफ़ी सारे फार्मूलाज में काफ़ी सारे एजम्पशंस रहते हैं। अब एजम्पशन को आप चेंज कर लोगे क्वेश्चन के अंदर तो वो फार्मूला वैलिड रहेगा। तो कौन सा फार्मूला कहाँ पे वैलिड है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो फार्मूला कहाँ से आया हुआ है, और उस हिसाब से सब होने के बाद में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई थी। अच्छा, तो शॉर्ट नोट्स ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन के शुरू में नहीं बने, जब जब टॉपिक कवर हो रहा है तब नहीं बने, तब लॉन्ग नोट्स ही रहे। लेकिन आगे जाके जब धीरे धीरे उस टॉपिक के फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, PYQs देखे, तो पता चला कि कहाँ पे एरर्स हो रहे हैं या क्या चीज़ बेटर रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी शॉर्ट नोट्स में डालने के लिए, फिर शॉर्ट नोट्स बनाए। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। सेकेंड जो है कि शॉर्ट नोट्स, जैसा मैं बोलता भी हूँ, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट दोनों अलग चीज़ें हैं। शॉर्ट नोट्स को फॉर्मूला शीट मत समझिए कि केवल बस फॉर्मूले लिख दिए, वो शॉर्ट नोट्स है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको सिंगल लाइन में आप समराइज करके लिख सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको उसमें लिखनी चाहिए। Yeah. और अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसा बताया तुमने, उससे कुछ सीखने को मिला, वो कहाँ जाता था? वो अगर मेरे को लगा कि ये ऐसी चीज़ है कि मेरे को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा तो मैं शॉर्ट नोट्स में डाल देता था, ओके ओके। कहीं पे भी शॉर्ट वे में। और ऐसा लगा कि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि जो अब सेकेंड टाइम नहीं होगा, तो फिर मैं लॉन्ग नोट्स में नोट कर लेता था या फिर ऐसे ही याद कर लेता। ऐसे ही माइंड में रख लिया कि अगर इंपॉर्टेंट होगा तो कहीं ना कहीं फिर से आएगा, या किसी ना किसी टेस्ट में, Yes. किसी ना किसी क्वेश्चन में, तो तब इसको फिर लिख लिया जाएगा, है ना? यस। अच्छा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहा, अभी हम सेकंड अटेम्प्ट पे नहीं आए, फर्स्ट अटेम्प्ट तक ही बात चल रही है, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहा उसमें नो डाउट कि एक बहुत अच्छा रैंक और स्कोर आया। लेकिन ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो उन 3 आवर्स में हुआ या लास्ट के डेज में हुआ, जो लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना अच्छा रहेगा, तो बताओ।
सो मेनली जो लास्ट के डेज रहे थे मेरे गेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे थे, क्योंकि एक तो मैंने बताया कि जो मेरा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन था वो जस्ट फोर्थ फेब को ख़त्म हुआ था। उसके बाद अब ऐसा है कि आप इवेंचुअली, इवन दो मैंने टच लूज़ नहीं किया था, बीच बीच में मैं इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बीच में मुझे याद है मैंने बीच में 2-3 एक्सरसाइज की फुल लेंथ लगाई हुई थी। बट उसके बाद जब फिर से रिवाइज करने बैठा तो जो फ्लो बनना चाहिए, 1-2 दिन लगा फिर से फ्लो बनने में। फिर बाद में जब मैं चीज़ें रिवाइज करने बैठा तो रिवीजन मेरा जो प्लान था पूरा 1 महीने का था, जनवरी का, बट वो फिर श्रिंक होके 1 वीक का बन गया। कॉलेज एग्जाम की वजह यस, कॉलेज के एग्ज़ाम की वजह से। तो फिर मैंने सारी जो नोट्स उठाई, तो अब ऐसा रहता है कि मैं रेगुलर टेस्ट सीरीज देता रहता था, तो उसमें मार्क्स आते थे अच्छे, तो मैं उस कॉन्फिडेंस में था कि मेरे को काफ़ी कुछ आता है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब मैंने नोट्स वापस से उठाए तो नोट्स में तो काफ़ी चीज़ें रहती है, कोने कोने में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे रहते हैं जो मोस्टली टेस्ट सीरीज में नहीं आते, क्योंकि टेस्ट सीरीज मेनली इज डिज़ाइन फॉर गेट। हाँ, गेट के टाइप से डिज़ाइन होती है। गेट में मेजॉरिटी कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स जो टेस्ट सीरीज में मुझसे टच नहीं हुए थे, जो इतने इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी एक अंदर से था कि मेरे को बहुत अच्छा रैंक लाना है। कि एक तो है कि भाई टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो अब तो गेट में अच्छा रैंक लाना ही लाना है, और मैं ला सकता हूँ तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ दूंगा। एक ये टाइप का एटीट्यूड था उस टाइम पे। तो फिर मैंने का नोट्स पढ़ने बैठे तो काफ़ी सारे ऐसे थे कि हाँ, फिर ऐसा था कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, एक मार्क्स लूज कर दूंगा तो मैं बहुत रैंक लूज कर दूंगा। वो सारे एक चीज़ करके फियर मेरे दिमाग के अंदर होता गया फिर या एक्यूमुलेट होता गया। तो फिर लास्ट में मैंने काफ़ी स्ट्रेस ले लिया था। और एक्सी का भी पेपर था उस टाइम पे। या एक्सी का जस्ट एमी का जो पेपर था मेरा फोरनून सेशन था, और एक्सी का आफ्टरनून सेशन था। तो अब ऐसा था कि एक्सी का पेपर मैं आफ्टरनून में दे के आया था, एक दिन पहले होगा एक्सी। यस, एक्सी पहले था, नेक्स्ट डे मैकेनिकल का फोरनून में था। तो एक्सी का दे के आया। अब सेंटर काफ़ी दूर रहते हैं, तो मैं काफ़ी टायर्ड हो गया था, दे के आया। अब ऐसा था कि इतना स्ट्रेस ले रहा था मैं लास्ट वीक में, तो मेरी लास्ट वीक में सही से नींद भी नहीं कंप्लीट हो रही थी, और ऐसा काफ़ी थोड़ा हेल्थ भी थोड़ा ख़राब हो गया था। आई डोंट नो दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस और दैट इज़ ड्यू टू अनदर रीज़न, बट थोड़ा हेल्थ भी ख़राब हो गया था। तो एक्सी का दे के आया, मैं काफ़ी टायर्ड था। बट फिर दिमाग में वही आया कि अभी तो मेरा ये रिवाइज करना बाकी रह गया है कि मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन की थ्योरी तो मैंने रिवाइज की ही नहीं है। बोला चलो ये उठा के करते हैं। अब मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन में थ्योरी में तो काफ़ी कुछ आता है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। और मतलब ज़्यादातर थ्योरी उससे पूछते भी नहीं है गेट में, बट स्टिल यार ऐसा था कि हाँ सब देख लूँ, सब देख लो। हाँ, ये वो मेरा माइंडसेट था। तो वो सब देखने गया तो फिर काफ़ी कुछ उसमें भी दिखा कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। फिर थोड़ा वैसा हो गया, फिर मैंने थोड़ा छोड़ो बाहर में जाए, अब जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ थिंग। एंड मेरा ऐसा, फिर मैं एमई के पेपर देने गया था। तो फिर उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मैंने गेट लिखा था जस्ट फॉर एमटेक। मतलब मेरे को एमटेक ही करना था शुरू से, पीएसयू वगैरह में जाना इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर ऐसा था कि चलो ठीक है, अगर थोड़ा अच्छा रैंक नहीं भी आया तो भी एमटेक मिल जाएगा, थोड़ी लोअर कॉलेज में चले जाएंगे। तो जब मैं ये चीज़ दिमाग में लाया, फिर थोड़ा कूल डाउन हुआ कि चलो कोई नहीं। तो फिर मैं जाके शांति से एग्ज़ाम एटलीस्ट दे पाया। बट स्टिल ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि हाँ भाई लाना है रैंक एंड ऑल। तो मैंने जब एमी का अटैम्प्ट किया था तो प्रैक्टिस वगैरह भी अच्छी थी, तो क्वेश्चंस मेजॉरिटी बन गए। मैंने 64 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे एंड 99 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था। और वो भी मतलब ऐसा था कि टाइम भी अच्छा खासा मेरे पास बच गया था, 2.2 to 2.5 आवर्स के बीच में मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट कर ली थी। तो बट हुआ ऐसा कि जब मैं घर पे आया, मतलब 2-3 दिन बाद जब ये रिस्पॉन्स शीट वगैरह आई, मैं देख रहा हूँ मेरे बन रहे 76 मार्क्स। सो ही अटेम्प्टेड ऑफ 99 मार्क्स का पेपर। एंड फाइनली जब आंसर शीट आई, जब रिस्पॉन्स वायरल आया, फिर कीज वगैरह आई, तो 76 मार्क्स आ रहे थे, डिस्पाइट ही बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन टेस्ट सीरीज थ्रू आउट। तो दिस इज व्हाट प्रेशर कैन डू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है स्टूडेंट्स के लिए। यस, कैरी ऑन कर। सो फिर वो नॉर्मलाइज होके 81 हुआ और 191 रैंक बना। हाँ। तो ये एक मेन थे कि मैं मानता हूँ कि प्रेशर। और मैं जब गेट दे के आया था तो मेरे ऐसा लगा कि मैं अगर लास्ट 1 वीक में कुछ भी नहीं पढ़ता फिर भी मैं इससे ज़्यादा रैंक ला लेता, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं पढ़ता, एकदम चिल रहता। ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रखी थी, अब रिवीजन भी मैंने काफ़ी सारी बार किया हुआ था, तो फार्मूलाज वगैरह याद थे, कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे थे। बट जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो भी चीज़ मैं करने गया, उसके कारण थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बन गया उसके कारण। तो ये माइंडसेट का खेल है, आपको जैसा होता है, बहुत नेचुरल है, बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, स्पेशली जब आपकी तैयारी अच्छी हो रही हो। ये चीज़ मैंने इस बार भी बहुत सारे टॉपर्स में देखी है कि बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, थ्रू आउट अच्छा जा रहा है, या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई खुद से।
कि इतना लाना है, उस वजह से प्रेशर बिल्डअप हो गया और उस वजह से माइंडसेट ही पूरा खराब हो गया। लास्ट के जो डेज होते हैं, लास्ट के 2 वीक्स 3 वीक्स, कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा आप कुछ नया बहुत अचीव नहीं करते हो उसमें, यस लेकिन जो आपने किया हुआ है वो गड़बड़ हो सकता है अगर लास्ट के 2-3 वीक्स में आपका मतलब टेम्परामेंट और माइंडसेट सही नहीं जा रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। और लास्ट वीक में मैं अगर हर चीज़ करने की बजाय पे मेन जो फॉर्मूलाज है उसे ही रिवाइज कर लेता तो बहुत ही बेटर रहता। और काफ़ी सारे लोगों के लिए जैसे मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे को पहले से उतना एक्सपीरियंस नहीं था ये सब चीज़ों का, तो फर्स्ट अटेम्प्ट फॉलो के लिए थोड़ा ये रहता है कि मतलब वैसे प्रीवियस वो पूरा गेट को जज कैसे कहते हैं प्रीवियस पेपर पे ही वैसे खुद जाके जब एग्जाम हॉल का नहीं होता, एग्जाम हॉल का नहीं होता एक्सपीरियंस, तो इसी वजह से प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे जज करके प्रिपरेशन अपनी डायरेक्शन ले जाते हैं। करेक्ट, स्पेशली आप जो बेनिफिट है जिस टाइम ऋषि ने लिखा तब थर्ड ईयर में नहीं थे एलिजिबल स्टूडेंट, Yes. बट अब वो उनके पास बेनिफिट है यस कि थर्ड ईयर में आप उसको जाके, और मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप थर्ड ईयर को मान लो कि फाइनल है, यस क्योंकि अगर आपने टाइम पे स्टार्ट किया, जैसे तुमने टाइम पे स्टार्ट किया सेकंड ईयर में, मैंने खुद सेकंड ईयर से स्टार्ट किया था, फाइनल ईयर में बस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बचा था मेरा, जब मैं गेट दे रहा था सब खत्म हो चुका था थर्ड ईयर के एंड तक। तो यही टारगेट रखना चाहिए कि थर्ड ईयर तक रैप अप हो जाए, ताकि एक जो एग्जाम का माहौल है और पूरे सिलेबस पढ़ के जाने का एक जो एक्सपीरियंस होता है वो थर्ड ईयर में होगा, तो ये सब लर्निंग्स जो है आपको डेफिनेटली मिलेंगी जो आप नेक्स्ट बार इंप्रूव कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट पे, 191 रैंक लाने के बाद क्या हुआ गेट 2021 में? 191 रैंक लाने के बाद जैसे मैंने बोला कि मेरा एमटेक करने का ही सबसे पहले से टारगेट था, तो मैंने एमटेक आईआईसी बेंगलोर में एमटेक इन मैकेनिकल में एनरोल कर लिया। एंड फिर मेरा अराउंड एक साल ख़त्म हुआ और जैसे 191 रैंक पे भी मेरे को पीएसयू मिले थे, मेरे को ओएनजीसी में मिला था, बट फिर भी मैं एमटेक करने गया एक रिस्क लेके, तो फिर मैंने सोचा कि रिस्क ले रहा हूँ बट साथ साथ में एक बैकअप ऑप्शन होना इज़ गुड थिंग। तो फिर मैंने जब अगस्त या सितंबर में जब फॉर्म निकलता है तो मैंने सोचा कि एक काम करते फॉर्म भर लेते हैं, अगर मेरा प्लेसमेंट यहाँ से नहीं हुआ दिसंबर तक तो फिर जनवरी में फिर से रिवाइज करके गेट दे देंगे, तो उससे बेसिस पे फिर से जो अपॉर्चुनिटीज़ थी पहले वो फिर से ओपन हो जाएगी। ये रिसेंट गेट 2023 का 23 की बात बता दें, ठीक है। तो सितंबर मतलब फिर सितंबर से हमारा अक्टूबर से प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ और नवंबर तक मेरा प्लेसमेंट हो गया। Okay. तो फिर नवंबर में प्लेसमेंट होने के बाद मैं काफ़ी चिल हो गया कि चलो अब तो गेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेसमेंट तो हो गया है, तो एक जॉब तो है हाथ में। फिर जब उसके बाद दिसंबर में डीआरडीओ का मेंस का पेपर था तो वो मैंने दिया था, तब थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया था मैंने, बट ज़्यादा कुछ रिवाइज़ नहीं किया था क्योंकि डीआरडीओ में जैसे मैथ्स वगैरह तो होते नहीं है और टेक्निकल में भी उतना ज़्यादा मैंने रिवाइज़ नहीं किया था क्योंकि प्लेसमेंट हो गया था तो चल था, और उस टाइम पे सेमेस्टर एग्जाम्स भी थे तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था। बट फिर गेट के बारे में तो मैं भूल ही गया कि मैंने फॉर्म भरा है। फिर जब फरवरी में गेट आने वाला था तो एक वीक पहले मुझे मतलब ऐसे कांटेक्ट में कुछ लोग थे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वैसे उन्होंने बोला कि गेट का फॉर्म भरा है तो एटलीस्ट दे तो दो गेट। तो मैंने बोला ठीक है दे देंगे, बट ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट अटेम्प्ट से कम रैंक आना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट अटेम्प्ट से तो ज़्यादा रैंक आना चाहिए, ऐसे थोड़ा इज्जत का सवाल है, अपना ईगो हर्ट हो जाएगा। या ईगो हर्ट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, बट ज़्यादा कुछ रिवाइज उस वीक में नहीं किया था। मेनली मैंने रिवाइज स्टार्ट किया कि एक दिन पहले इवनिंग में रिवीजन स्टार्ट किया, मोस्टली तो नाइट पे, फिर पूरी नाइट पढ़ा मैंने, विच इज़ नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड। करेक्ट, ये जो फाइनल अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी हो गई, रिकमेंडेड, यस एग्जैक्टली, पढ़ाई नहीं की और सीधे चले गए क्योंकि जो मतलब लोग देखते हैं 23 का अटेम्प्ट की एक रात में पढ़ के, बट उसके पीछे जो 2 साल का प्रिपरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उसमें मतलब काउंटलेस मैंने टेस्ट लगाई है, काउंटलेस क्वेश्चन सॉल्व किए एंड काउंटलेस टाइम रिवाइज किया सब चीज़ें। तो मैंने रात में पूरी रात पढ़ा एंड फिर मॉर्निंग में गया आफ्टरनून में और जाके एग्ज़ाम दिया। अब जो इवन दो पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था बट मेरे पे कुछ प्रेशर ही नहीं था कि नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट मिल चुका है, एमटेक मिल चुका है एंड और भी ऑप्शंस थे मेरे पास, जैसे डीआरडीओ का मैंने एग्जाम दिया था एंड इसरो ने भी गेट के बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकाले रिसेंट में, तो ऑप्शंस मेरे पास काफ़ी सारे थे, तो फिर कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं होता है तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट से कम आया किसी को बताऊंगा ही नहीं मैंने गेट दिया। तो फिर मैंने जितना हो सके उतना रिवाइज किया और मैं जाके गेट एग्जाम दे के आया, और जब मैं दे के आया अब ऐसा था कि टच रहा नहीं था ज़्यादा, राइट, बट कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे थे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, और इस बार क्वेश्चन ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे रादर देन
ज़्यादा कैलकुलेटिव, Correct. उतना ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ नहीं। क्वेश्चंस पे नहीं थे, बस कॉन्सेप्ट आते तो लगा सकते हो। बिल्कुल। तो उस एक वो एक एडवांटेज रहा मेरे लिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे तो मेरे से बन गए, बट फिर भी टच नहीं था, इसके कारण मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू आया था इस बारी। जैसे 4 क्वेश्चन जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे, मैं उसे एंड के लिए रख लेता। वो सेम स्ट्रेटेजी 21 में भी थी, सेम स्ट्रेटेजी 23 में ही थी। ठीक, तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम श्योर, strategy के बाद। हाँ। तो मैंने 4 क्वेश्चन जो लेंथी वाले थे उसको एंड के लिए रख लिया, और जो डाउटफुल थे उसके लिए उसको भी मार्क फॉर रिव्यू करके एंड के लिए रख लिया। बट एंड में मेरे को टाइम मिला ही नहीं कि वो क्वेश्चन मैं फिर से देखूँ। तो जो 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, 8 मार्क्स एंड और 2-3 मार्क्स का जो, हाँ क्वेश्चन राइट, तो वो सब अगर मैं एंड पे मेरे पास टाइम रहता तो वो सब कुछ मैं कर लेता। तो मेरा इस बार अटेम्प्ट बना केवल 92 मार्क्स का, बट मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं था कि मैं बोला कि ये क्वेश्चंस मैं बना सकता था। और जो मार्क्स फॉर रिव्यू के वो आके चेक किए तो वो सही नहीं बने, तो मैं बोला कि एंड में अगर मैं रिविजिट करता तो इसको भी सही बना लेता। तो मेरा 90 मैं कंपेयर कर रहा था इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट कि भाई 21 में तो इतना अटेम्प्ट बना है, 23 में तो इससे कम ही अटेम्प्ट बना है, तो मैं सेटिस्फाई नहीं था। बट जैसे आंसर की आती है मैं देखता हूँ कि मेरे बन रहे हैं 83 मार्क्स, वैसे 85 बन रहे थे, बट वो का जो 3D प्रिंटिंग वाला था, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो गलत हो गया। तो मेजॉरिटी का गलत ही है शायद। हाँ हाँ राइट। तो 83 मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ कि अराउंड 8 मार्क्स का छूट गया था, और 3 या 4 मार्क्स का, और तो 10-12 मार्क्स और 2 मार्क्स का एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो मेरे सिली मिस्टेक्स में बहुत कम मार्क्स गए हैं, एग्जैक्टली। बहुत कम। और द ओनली रीज़न इज़ कि मेरे पे बिल्कुल प्रेशर नहीं, मैं बहुत ही काम वे में दे रहा था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं एकदम फर्मली इस चीज़ को बोलूँगा, एक नहीं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस टॉपर्स के देखने के बाद, कि जितना आप पे प्रेशर कम होगा आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके सिली मिस्टेक उतने कम होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये एक नहीं बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ। वो प्रेशर कम कैसे हो, या तो रियल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपका प्लेसमेंट हो गया है, या मे बी आपके पास अभी टाइम है कि चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट भी बचा है, तो एक वो तरीका है प्रेशर कम करने का। दूसरा है माइंडसेट। अब वो आपको माइंडसेट बिल्ड करना होगा अपना धीरे धीरे, वो तुरंत नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा, बहुत महीनों आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि हाउ टू परफॉर्म विदाउट प्रेशर इन दोज 3 आवर्स ऑफ एग्जाम। अगर आपने वो कर लिया, इजीली आपका जो डिफरेंस है रैंक में और मार्क्स में वो बहुत ज़्यादा होगा। इस बारी मैं एक चीज़ करता था कि 23 में मैंने ये चीज़ की हुई थी कि मैं अगर डेटा लिख रहा हूँ, नोट डाउन कर, मैं यूजुअली मतलब डेटा वगैरह लिखता नहीं था, बट अगर वैसे कहीं पे मुझे लग रहा है तो मैं पीछे उसका यूनिट लिखता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली अगर मेरे को ये हो चाहिए तो उसका मैं पीछे लिखता था, ये इस यूनिट में, फिर यूनिट कैंसिल करके वो सब चीज़ें। बिल्कुल ये स्पेशली मैंने बोला भी जब मैं हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, कि उसमें आप यूनिट लिख दो साथ में, क्योंकि उसमें कई बार टर्म्स में ही अपने आप में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, एक सिंगल न्यूटन जूल नहीं होता है, 3-4 यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है, और उसमें ही कहीं पे अगर उन्होंने मिली कर दिया, कहीं सेंटी कर दिया, तो उससे आप सेंटी हो जाओगे मार्क्स देख के। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता था कि उसको आप लिख दो यूनिट साथ में, यूनिट के साथ कैंसिल करो। इनफैक्ट ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आप कहीं किसी इंटरव्यू में आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, और अच्छा कोई इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने दिया गया, और आप बस नंबर लिख के सॉल्व कर रहे हो, वो उसको बहुत अच्छे से नहीं लेंगे। आप अगर यूनिट्स के साथ लिख रहे हो उस कैलकुलेशन को, वो उसको अच्छे से लेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है। तो केवल स्टैंडर्ड तरीके की बात नहीं है, उससे अगर सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो रही है स्पेशली यूनिट में, तो अभी से ही आप हैबिट बना के चलोगे तो डेफिनेटली फायदा होगा उसका। आपको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने सही से प्रिपरेशन किया तो आपका रैंक आपका नहीं आएगा तो और किसका आएगा। बिल्कुल, जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं की ही यस एग्जैक्टली। अब आपने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है, फिर आप टेंशन ले रहे हो कि मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा। आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली नहीं नहीं आएंगे। आप अगर सही से सब चीज़ें प्रिपेयर की है, आ जाएंगे मार्क्स, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बिल्कुल। और उसमें उस ईयर नहीं आए तो नेक्स्ट ईयर उस एग्जाम में नहीं आए तो उसके बाद अभी हर 2-2 3-3 मंथ के गैप पे एक ना एक एग्जाम आता रहेगा, चलता रहेगा। एग्जैक्टली। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मैं अपने ही कोर्स से, जिसमें कि गेट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ, बट उसके कुछ मंथ में HPCL का एग्जाम है ना, वो उन्होंने क्लियर कर लिया है, उनका मेडिकल तक क्लियर हो चुका है और उनको जॉब ऑलमोस्ट मिल चुकी है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो ऐसे एग्जाम्स आते रहेंगे लगातार, जहाँ पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो अपने माइंड में कभी भी किसी एक अटेम्प्ट को द अल्टीमेट, द फाइनल अटेम्प्ट ऐसे मान के मत जाना, उससे प्रेशर बढ़ेगा और मार्क्स कम आएंगे। एंड सेकंड थिंग इसके, अगर आपका गेट का लिखने का कोई भी पर्पस है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एमटेक था, तो मैंने एक चीज़ रख ली कि जिद पकड़ ली थी कि मेरे को करना है तो टॉप इंस्टीट्यूट से टॉप ब्रांच में ही करना है, वरना मेरे को करना ही नहीं है काइंड ऑफ थिंग। बट फिर मैंने जब मैंने एमटेक में आया, ISC में काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि लोग काफ़ी कम स्कोर पे जो जिस किसी ब्रांच में मिल रहा है, या फिर और जगह पे भी लोअर ब्रांचेस में या लोअर IITs में जाके भी वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म करके एक अच्छा प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छा रैंक
बहुत ही अच्छी IITs मिल रही है तो ही आपका फ्यूचर ब्राइट है। इट्स ऑल अबाउट यू कि तुम्हारी कैपेबिलिटी कैसी है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आप कहीं पे भी जाके कुछ ना कुछ बड़ा उखाड़ लोगे। करोगे बिल्कुल, Yeah. क्योंकि जैसे जब स्कूल में होते हैं तो ये माइंडसेट हमें सिखाया जाता है कि बस 11th पढ़ लो हो गया, 12th पढ़ लो हो गया। सच्चाई है कभी भी होगा नहीं, आपको कंटिन्यूअसली करना ही पड़ेगा लाइफ में परफॉर्म। कहीं पे भी आप जॉब में भी जाओगे तो आपके पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आपकी गेट में अच्छी रैंक थी इसीलिए आपके प्रमोशन नहीं होंगे, वहाँ पे आपको फिर परफॉर्म करना पड़ेगा। Yeah. तो अपने माइंड में अगर आप एक परफॉर्मर का माइंडसेट लेके चलोगे, भले ही थोड़ी कम रैंक आई, आप किसी एक IIT में गए, वहाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा, तो आपको वो माइंडसेट डेवलप करना है एक परफॉर्मर का। आगे आगे चैलेंजेस आते रहेंगे, आप उनको क्रॉस करते रहोगे, है कि नहीं? एंड अगर किसी को एमटेक नहीं करना है तो आपने जैसे बताया PSU ही जाना है, तो PSU के लिए काफ़ी सारी PSU अभी तो खुद के एग्जाम्स भी लेती है। बार, इसरो, DRDO भी खुद के एग्जाम्स लेती हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस खुद के एग्जाम्स के थ्रू भी होते हैं। बट इवेंचुअली हर जगह पे आता तो वही है, सेम चीज़ घुमा फिरा के। तो आपने अगर किया है तो गेट में नहीं होगा तो उसमें हो जाएगा, और आपने नहीं किया तो गेट में भी नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। ऋषि, जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट का। सिलेबस वास्ट है क्योंकि कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या लिखना है, वो तो गाइडेंस हो गई स्टूडेंट्स को, बट रिवीजन की क्या साइकिल रहे, क्या स्ट्रेटेजी रहे, उसके बारे में कुछ बताओ। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो क्वेश्चन सॉल्व करने से एक रिवीजन हो गया। जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तब मैं जहाँ पे अटकता था वहाँ पे जाके नोट्स रिवाइज कर लेता था। तो वो जो रिवीजन हो गई आपका क्वेश्चन ओरिएंटेड हो गया कि भाई कहाँ कहाँ क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आ रही है, जैसे प्रीवियस वो एनालिसिस का पार्ट हो गया एक तरीके से। हाँ, यस, एनालिसिस का ही पार्ट हो गया। यस, एनालाइज किया जो भी किया उसको रिवाइज कर यस, यस, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जब ऐसे सारे सब्जेक्ट्स खत्म हुए एक करके, जैसे सब सात सात सब्जेक्ट्स भी खत्म होते थे, फिर मैंने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। तो जब टॉपिक वाइज टेस्ट में लगाता था, उससे पहले जितने टॉपिक्स की टेस्ट होती है उसका मैं रिवाइज कर लेता था और फिर टेस्ट देता था। जहाँ पे टेस्ट में गलती हुई वही वापस आके वही चीज़ रिवाइज कर लेता था। तो पूरा एक साइकिल हो गया, जिससे एक सब्जेक्ट का हाफ पोर्शन खत्म, फिर सेम वे में सेकेंड हाफ पोर्शन खत्म, ऐसे टॉपिक वाइज सारी टेस्ट दे दी, फिर से वापस से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आती है तो सब्जेक्ट वाइज में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके दे दो, उसमें फिर जो जहाँ पे गलती हो रही वापस आके, तो फिर से एक साइकिल हो गया। फिर जब आप फुल लेंथ लिखने जाते हो तो फुल लेंथ से पहले भी, हर एक फुल लेंथ से पहले मैं पूरे सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज, तब तक मेरी शॉर्ट नोट्स वगैरह सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना ली थी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जो चीज़ होती थी वो मैं शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देता, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, कुछ लर्निंग मिली वो भी ऐड हो गई। हाँ, यस। फिर जब मैं फुल लेंथ लिखने बैठा था उससे पहले मैं सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था और फुल लेंथ लिखता था। फिर जब फुल लेंथ में कुछ लर्निंग, कुछ मिस्टेक हुई तो फुल नोट्स में जाके रिवाइज किया, और जो लर्निंग है उसको फुल नोट या शॉर्ट नोट्स में ऐड किया, और ऐसे करके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में लिखता गया और उस हिसाब से रिवाइज होता गया। तो ऐसे 3 या 4 रिवीजन साइकिल बनती है, जैसे सारा रिवाइज होता है। और एंड टाइम पे तो मैंने केवल अपनी शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज की थी, इवन इन 21 अटेम्प्ट और इवन 23 अटेम्प्ट में। जैसे लास्ट मैंने बोला कि लास्ट डे में मैंने पढ़ा, अब एक दिन में एक नाइट में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो नोट से फुल नोट से होगा ही नहीं। उसके लिए मैंने केवल शॉर्ट नोट्स ही पढ़ी थी। तो अब ऐसा है कि शॉर्ट नोट्स मेरी जो है वो दिखने में तो शॉर्ट है, बट उसके पीछे बहुत ही बड़े बड़े नोट्स और बहुत ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट का आके वहाँ पे आया हुआ है, राइट? वो कंडेंस्ड फॉर्म है। यस। तो उसकी वजह से अगर आप शॉर्ट नोट्स, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप भी शॉर्ट नोट्स बनाएं, हर कोई शॉर्ट नोट्स बनाए। तो फिर क्या होगा कि एक शॉर्ट नोट्स में ही आपका सारा रिवीजन बहुत ही क्विकली हो जाएगा। बट शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने से पहले फुल नोट्स मेरे 2 या 3 बार रिवाइज हो चुके थे और काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, राइट? उसकी वजह से फिर मैं शॉर्ट नोट्स पे जंप कर पाता हूँ, वरना फिर डायरेक्टली फुल नोट्स को कॉपी करके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो आप लिख के और वही चीज़ रिवाइज करो तो उसका कोई मीनिंग बनता नहीं है। तो 2-3 बार ऐसे फुल नोट्स रिवाइज हुई थी, फिर जाके शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स तो मेरी बहुत ही बार रिवाइज हो चुकी है। बाहर एक गेस मारे कितने बार हो गया होगा? सारे कुछ सब्जेक्ट थी तो काफ़ी ज़्यादा, बट अराउंड 15 to 20 एटलीस्ट। गुड नंबर। और मैं एक बार समराइज करूं अगर रिवीजन की स्ट्रेटेजी, तो टेस्ट दिए, टॉपिक टेस्ट रिवाइज करके दिए, जो उससे समझ में आया उसको रिवीजन नोट्स में डाला, और जहां एरर हुए वो भी एक बार रिवाइज कर लिया। सेम रिपीट किया दिस होल साइकिल फॉर सब्जेक्ट टेस्ट, फॉर एनी टाइप ऑफ टेस्ट दैट यू आर राइटिंग, इवन फॉर फुल लेंथ टेस्ट। ये सेम साइकिल रिपीट हुई। इससे ये तो हो गया वो रिवीजन जो टेस्ट के साथ हो रहे हैं। बट फिर टेस्ट कब स्टार्ट करेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स टेस्ट स्टार्ट करेंगे लेट, कितना ही उनको बता दिया जाए। तो वो टेस्ट कब स्टार्ट हुए, जैसे 2021 के अटेम्प्ट में ही अगर बात की जाए तो एक्चुअली कब टेस्ट सीरीज स्टार्ट की? मैंने स्टार्ट करनी थी जब भी लॉन्च होती है, मई में शायद, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मंथ। बट जैसे ऐसा है कि टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज, अब
टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आती है, तो टॉपिक अब ऐसा तो नहीं है कि आपके कुछ टॉपिक्स भी कंप्लीट नहीं होंगे, बिल्कुल राइट। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके हाफ टॉपिक की टेस्ट है, तो उतने हाफ टॉपिक आपके कंप्लीट हुए तो जाके टेस्ट दे दो, दे दो। जब भी मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल का परचेस कर लो और आप शुरू कर दो, तो वहाँ से आपका लर्निंग होगा। और फिर जितना भी अपने सब्जेक्ट्स वाइज टेस्ट वगैरह खत्म हो जाए, जैसे सारे टेस्ट खत्म हो जाए टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फुल एंड स्टार्ट कर लो। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जैसे फाइनल ईयर में गेट था, फाइनल ईयर में ही क्या केवल टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी या उससे पहले भी किसी ईयर में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी? मैंने उससे पहले भी ईयर में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी, मतलब जो 21 के लिए, सॉरी 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज बनी थी, बट उसमें सारे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए थे उस टाइम पे। 2019 में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो कुछ सब्जेक्ट्स ही खत्म हुए थे, 3 4 या 5 सब्जेक्ट्स, तो उस सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मैंने टेस्ट सीरीज लगा दी थी। राइट Yeah. राइट। तो टेस्ट से आपको एक रूबरू होना ज़रूरी है, और जल्दी जितना आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि गेट से 2 महीने पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ऑब्वियसली देखिए स्टार्टिंग में नंबर नहीं आएंगे, थोड़ा पैनिक करेंगे, प्रेशर फील करेंगे, वो सिचुएशन इट्स इन योर फेवर, दैट पैनिक सिचुएशन शुड नॉट बी नियर टू गेट। वो आप जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे गेट, वो पैनिक सिचुएशन से आप ऊपर आ जाएंगे, और तब आप एक्चुअली एक टेस्ट की स्ट्रेटेजी बना पाएंगे जो कि आप यूज़ कर पाएंगे गेट में। टेस्ट की स्ट्रेटेजी से याद आया, टेस्ट के लिए जो स्ट्रेटेजी थी, इस डिस्कशन में हमने बोला भी था कि एक बार उसको डिस्कस करते हैं आगे। तो क्या टेस्ट की स्ट्रेटेजी 3 आवर्स की क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, कैसे अप्रोच किया जाए क्वेश्चंस को? तो मैंने टेस्ट में तो काफ़ी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि टेक्निकल से स्टार्ट करना है, एप्टीट्यूड से स्टार्ट करना है, 1 मार्क्स से स्टार्ट करना है, 2 मार्क्स से स्टार्ट करना है। तो जब टेस्ट सीरीज लगा रहे थे तो ऐसा था, उस टाइम पे तो 21 में ही फर्स्ट टाइम जम्बल्ड क्वेश्चन आ गए थे, बट वो भी एक वीक पहले पता चला कि जम्बल्ड क्वेश्चन, तब तक तो सारे टेस्ट सीरीज खत्म हो चुके थे। करेक्ट। तो बट मैंने ट्राई किया था कि हर एक टाइप के एक्सपेरिमेंट को कॉम्बिनेशन में ट्राई करूँ, एंड फिर मैंने कंक्लूजन पे पहुंचा कि इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो टू 65 क्वेश्चन सीक्वेंस में। वो हर एक किसी की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है, बट मेरी ये स्ट्रेटेजी थी। एंड फिर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं पूरा सब चीज़ें टाइम के साथ कोइंसाइड करता था, कि जैसे 180 मिनट का टेस्ट है, तो 180 से 165 तक आपका एप्टीट्यूड खत्म हो जाना चाहिए, फिर 165 से 120 तक 1 मार्क्स खत्म होना चाहिए, ऐसे करता था। बट फिर ऐसे मेरे को लगा कि जम्बल्ड क्वेश्चंस भी पता चला कि जम्बल्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो फिर मैंने ऐसे डिवाइड किया कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एप्टीट्यूड खत्म हो जाता 15 मिनट्स में। यू स्टार्टेड विद एप्टीट्यूड? या आई स्टार्टेड विद एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड 15 मिनट्स में एप्टीट्यूड खत्म हो जाता था। इंग्लिश वगैरह मेरे से बनता नहीं था, तो मैं छोड़ ही देता था। ठीक है, हाँ, टू नॉट टू लूज नेगेटिव मार्क्स, या क्योंकि उसमें एनईटी होता नहीं है, यस, इसमें तो आपने गलती की और मार्क्स गए। बट मैंने ये गलती फाइनल पेपर में कर ली थी, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये इसका इंट्यूटिवली आंसर लगा कि इसका ये आंसर होना चाहिए, तो मैंने टिक कर लिया, बट रॉन्ग हो गया। तो टेस्ट सीरीज में मैं छोड़ देता था, बट फाइनल में ये सेम गलती कर ली, तो इट्स बेटर कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो स्किप कर दो तो बेटर रहेगा। करेक्ट। तो स्टार्टेड विद एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया था, एंड फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया और लास्ट क्वेश्चन तक मूव किया, बट बीच बीच में मैं देखता था कि मेरे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और कितना टाइम बच रहा है। तो ऐसे थोड़ा कि भाई मेरा ऐसा था कि 2.5 आवर्स में फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए, और लास्ट के 30 मिनट्स में जो रिमेनिंग बचे उसके लिए टाइम बचा लेता हूँ मैं। तो 2.5 आवर्स में के लिए जो है, तो हाफ क्वेश्चंस तक हाफ मिनट बची, हाफ टाइम बचा है, उतना हो रहा है या नहीं, तो यूनिटरी मेथड से उसमें एक लीनियर डिवीजन कर लिया, यस, कि 50% क्वेश्चन हो जाए मेरे 50% टाइम में एटलीस्ट। यस, ठीक है। तो और ताकि आपको एक फीडबैक मिलता है कि आप ज़्यादा जल्दी जा रहे हो, ज़्यादा स्लो जा रहे हो, राइट। तो मैंने और मेरा ऐसा था कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगते हैं मुझे, लेंथी क्वेश्चन, या फिर जो क्वेश्चन बना है बट इसमें मैं सेटिस्फाई नहीं होता, ऐसा लगता है कि ये शायद एक बार फिर से चेक करना चाहिए, तो उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करके एंड के लिए बचा लेता था। ये मेरा 21 के अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें फिर जो 2.5 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया था, उसके बाद जो 15 मिनट में बाकी क्वेश्चंस हो गए थे, 15 मिनट बचे थे, तो मैं एक एक करके फिर सारे क्वेश्चंस रीचेक कर रहा था। फिर एक क्वेश्चन मेरे को दिखा जो मुझे लगा कि मैंने ये मार्क फॉर रिव्यू क्यों नहीं किया, लाइक मुझे डाउटफुल लगा था उस टाइम पे, बट मैंने सोचा कि मार्क फॉर रिव्यू करूँगा, मैं इसको फिर से चेक करूँगा, ऑलरेडी इट वॉज वेरी लेंथी क्वेश्चन, मैं फिर से चेक करूँगा, फिर से बहुत टाइम जाएगा। मैंने मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया था, शायद करना रह गया होगा, तो मैंने देखा कि मैंने ये क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू क्यों नहीं किया, मैं रीचेक कर रहा था, उसमें मेरे को मिस्टेक मिली
और मैं आई रेक्टिफाई कर उससे पहले टाइम खत्म हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 2 मार्क्स से फिर मेरा 191 से सीधा 100 के आसपास पहुंच जाता है रैंक। करेक्ट। राइट, तो ऐसा है कि अगर आपको डाउटफुल है तो आप मार्क फॉर रिव्यू करो, लास्ट में टाइम बचता है तो उसे रीचेक करो, वरना नहीं बचता है तो नहीं करो। मार्क फॉर रिव्यू करने में तो क्या ही कोई नुकसान ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मार्क फॉर रिव्यू भी कैसे रैंक खिसका सकता है आप। यस एग्जैक्टली। मतलब छोटी सी चीज है, उसका ना कॉन्सेप्ट से लेना देना है, किसी चीज से लेना देना नहीं है, वो एक बटन है बस जो आपको दबा देना है अगर आप श्योर नहीं हो तो। यस, एज सिंपल एज दैट। ऐसे लास्ट में 15 मिनट बचे थे, 15 मिनट में तो मैं आराम से उसको कर सकता था, बिल्कुल। बट फिर मार्क फॉर रिव्यू नहीं थे तो मैं एक एक करके देख रहा था, पढ़ रहे थे। फर्स्ट से शुरू कर रहा था एक एक करके। तो उसमें जब मैं उसी टाइम पे वहां पे पहुंचा जहाँ पे लास्ट 1 मिनट बचा था, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, तब तक और टाइम का खत्म। प्रेशर सिचुएशन सस्पेंस मूवी की तरह। या राइट राइट। तो ये स्ट्रेटेजी जो थी कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल मूव टू लास्ट, जो नहीं होंगे मैं तो बोलूंगा एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी बट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। यस, जो नहीं हो रहे मार्क फॉर रिव्यू कर दिए, जो हो भी रहे हैं बट डाउटफुल है वो भी मार्क फॉर रिव्यू कर दिए, और एंड में आधे घंटे का टाइम कोशिश किया कि 2.5 घंटे में खत्म हो जाए, और एंड के आधे घंटे में आके मार्क फॉर रिव्यू देख लिया। बहुत सिंपल बट बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। यही सेम इम्प्लीमेंट किया गेट 2023 में भी। जो डिफिकल्ट थे उसको लास्ट में रख दिया मार्क फॉर रिव्यू। बट ऐसा था कि 23 में कि क्लास के लिए टाइम नहीं बचा था। ओके। बट 23 में एक चीज़ ऐसी थी कि मैं ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस कर रहा था शुरू से, तो उसके कारण थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे कर रहा था, तो इवेंचुअली रैंक मैटर्स, एंड 23 में रैंक ज़्यादा आया तो कोई अफसोस नहीं है। बट तो स्पीड से ज़्यादा मैं नंबर ऑफ आइटम से ज़्यादा अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक्यूरेसी पे फोकस करें। बट ऐसा भी नहीं है कि भाई हर एक क्वेश्चन को दो बार ही रीचेक करो, और नहीं कर देना है, जो डाउटफुल है उसे ही रीचेक करो। और इसको परफेक्टली बैलेंस कैसे करना है वो आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज से ही सीखोगे। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे उसमें ही आप करोगे कि आप स्लो जा रहे हो एक्यूरेसी पे फोकस करो तो आपके क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, और आप फास्ट जा रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी छूट जा रही है। तो दोनों को बैलेंस करना है, और वो स्ट्रेटेजी आपको टेस्ट सीरीज से ही सीखने को मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ाओगे एक्यूरेसी कम होगी ही होगी। तो वो बैलेंस जो है वो, जैसा कि ऋषि ने कहा, सही कहा कि टेस्ट सीरीज से आपको सीखने मिलेगा, उसको आप सीखें, इंप्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करके कि क्या विच इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर मी। छोटी सी चीज़ है ये, इस पे जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं गेट में, उनको लगता है कि अरे क्या है, सब बेकार की बात है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेंगे रैंक आ जाएगी। तो आपको समझना है कि एग्जाम गेट का इट्स अ बैलेंस मिक्स ऑफ एवरीथिंग। कॉन्सेप्ट उसका मैं बोलूँगा एक हिस्सा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पे ही आप सोच रहे हो 100% रैंक कॉन्सेप्ट से आती है तो वो गलत है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि आपको इज्जत देनी पड़ेगी, तब जाके एक ओवरऑल अच्छी रैंक आपकी बनेगी और एक अच्छा अटेम्प्ट ओवरऑल आएगा। ऋषि, जो ओवरऑल जर्नी रही गेट प्रिपरेशन की, सेकेंड ईयर से लेके एमटेक के एंड तक, ऑब्वियसली पूरी ड्यूरेशन में प्रिपरेशन नहीं हुई, एमटेक में प्रिपरेशन नहीं थी, बट इस दौरान जो भी ऐसे कुछ फाइनल टिप्स जो लगता है गेट एस्पिरेंट्स के लिए जो शेयर करना चाहो पूरी जर्नी से, शायद एक ही हो या दो ही हो, या ऐसे कोई क्वालिटीज़ जो लगता है कि यार ये गेट एस्पिरेंट में ज़रूर होनी चाहिए, वो क्या होंगी? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं हमेशा से ये चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करता हूँ पहले से ही। एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको एक बार ही आ गई, फिर आप कितने भी हो जाए, जैसे मैं इस बार प्रिपरेशन नहीं की थी बट फिर से एक बार मैंने रिवाइज किया, पूरा सारी चीज़ें आ गई दिमाग में और रैंक आ गया। तो एक बार अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है तो वो आपको पूरे लाइफ टाइम आपको साथ में रहेगा। बिल्कुल। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मोर देन टेकिंग इट एज एग्जाम, if you are taking it as a learning experience then you are going to enjoy the preparation journey whole. Yes. So मेरा भी वही था कि more than एग्ज़ाम की भाई उससे ये मिलेगा वो मिलेगा। आई वॉज मतलब मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में मेरे में तो बिल्कुल नहीं था। आई वॉज काइंड ऑफ कंसिडरिंग माई सेल्फ कि अगर मैं आज का ऋषि 3-4 साल पहले के ऋषि को बोलता कि तू यू आर गोइंग टू गेट दिस मच रैंक इन गेट, मैं थप्पड़ मार देता अपने आप को यार ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं ला ही नहीं सकता। बट आई जस्ट स्टार्ट अ प्रिपरेशन जस्ट बिकॉज कि आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई वॉज कंसिडरिंग कि भाई अगर ठीक है लादा ना गेट रैंक आएगा नहीं आएगा बट इससे मैं काफ़ी कुछ सीखूंगा। तो इस एटीट्यूड से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं काफ़ी इंजॉय करता था अपनी प्रिपरेशन जर्नी को, एंड दैट्स व्हाई नेचुरली फ्लो में सारा वो प्रिपरेशन आ रही थी। तो मोर देन टेकिंग इट एज अ ओनली एग्जाम, इट इज़ अ जर्नी ऑफ यू नो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, राइट। और आप अपना एक वर्क एथिक्स डेवलप करते हो कि भाई एक आपको एक बारी चलो ठीक है एक बार रैंक नहीं आया बट एक बार आपको मेहनत करने की आदत लग गई है, आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो बड़ा उखाड़ ही लोगे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है कि ये वो माइंडसेट आपको चाहिए, जैसा इस डिस्कशन में सेकंड बार ही हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये हो गया और अब सब सॉर्टेड। आपको हर स्टेज में लाइफ में परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। तो वो एक मेहनत करने की आदत और परफॉर्म करने की आदत अगर आ जाए, यस, तो वो आगे आपको थ्रू आउट हेल्प करती रहेगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी
एंड सेकंड वाज कि इसको एंजॉय करना है, प्रोसेस को, इस लर्निंग को, क्योंकि एक जर्नी ऐसी नहीं है कि 2 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल तो लगेंगे ही मिनिमम। तो अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही मज़ा है ना। तो आई एम श्योर इस पूरे एक्सपीरियंस से और पूरे जो भी टिप्स दिए हैं ऋषि ने, उससे जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे पास आउट हो चुके हैं, चाहे अभी एमटेक कर रहे हैं और फिर से एक बार गेट में अपीयर होना चाह रहे हैं, उन सब को बहुत काम के वैल्यूएबल एक्शनेबल टिप्स मिलेंगे, जिसको कि आप अपनी गेट की जर्नी में इम्प्लीमेंट करोगे और अच्छे रिजल्ट्स पाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशन्स ऋषि वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने जर्नी को लोगों से शेयर करूं। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को हेल्प मिलेगी इससे, यस, तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की। कंटिन्यू रहेगा ये प्रोसेस। कुछ भी आपके माइंड में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद इस डिस्कशन में मिस हो गए हो, आप कमेंट्स में उनको बता सकते हैं। फिर से एक बार डिस्कस करेंगे ऋषि से, और जो भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प स्टूडेंट्स की हो सकती है, बेटर से बेटर गाइडेंस मिल सकती है, वो डेफिनेटली देने की कोशिश करेंगे।